इस वीडियो में हम लोग 2019 में का जो पेपर आया था सुपर टेट का, उसमें 100 क्वेश्चन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। इसमें 50 क्वेश्चन जो बचा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला 101वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन सही है, ये योजक चिन्ह का ये सिंबल है। तो भावों तथा विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या फिर अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। और हिंदी में कुछ प्रचलित विराम चिन्ह निम्न हैं। पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, उद्धरण चिन्ह होता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन योजक चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पे आइए, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो बुद्धिमान शब्द जो है यह विशेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि यह बुद्धि की जो परिपूर्णता रूपी विशेषता को लक्षित करता है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्धिमान विशेषण है। अगला है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछता है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो कवित्री हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शैले शैले न माणिक्यम मौतिक्यम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। तो अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के न भवति। तो इसमें साधवो शब्द जो है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी पहाड़ों पर मणि नहीं प्राप्त होती, सभी हाथियों में गजमुक्ता नामक मोती नहीं पाए जाते, सज्जन लोग सभी जगह नहीं पाए जाते, और चंद्रमा जो चंदन का वृक्ष है वो सभी वनों में नहीं पाया जाता। अर्थात ये सभी जो मणि मोती साधु चंदन का वृक्ष है ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, साधु। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय में प्रयुक्त समास कौन सा है। तो सूर्योदय में यह तत्पुरुष समास होगा, और तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर जो पद होता है वो प्रधान होता है, और जो कर्मधारय होता है उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, और इसमें विशेषण विशेष होता है, और बहुव्रीहि जो समास होता है उसमें अन्य पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। तो सूर्योदय में यह तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। नीला इसमें विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है दास्यति क्रिया में दास्यति क्रियापद में लकार है। तो दास्यति में जो लिट लकार है, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, लिट लकार। अगला क्वेश्चन है उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तो विपत्तो च महता मेक में रूपकता। तो सविता कीदृशा उदेति। तो इसमें ए वाला ऑप्शन ताम्र सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ताम्र। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त के समय ताम्र वर्ण का ही रहता है, उसी प्रकार जो महान लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में दोनों ही परिस्थिति में एक ही समान रहते हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पितृसवा का अर्थ है। तो पितृसवा का अर्थ बुआ होता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बुआ।
अगला क्वेश्चन है, गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा गमिष्यथ, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गमिष्यथ, गमिष्यथ। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, महेश्वर सूत्रों की संख्या है। तो महेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो 14 होता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महेश्वर सूत्रों की जो रचना वो आचार्य पाणिनि ने किया था और जिसकी संख्या 14 है, जो निम्नवत है। अयुड़रिलिक एवं गायोच है वरट लड़ इयम गाड़ेना मझाबाई गढ़ दस जब गढ़ दस खपथ चट तव कपाय सर हल। ये सब 14 महेश्वर सूत्र है। अगला है, गा पद में विभक्ति वचन है। तो गाह पद में जो विभक्ति और वचन होगा वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन होगा, अर्थात इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीय बहुवचन। अगला है, हसंती पद में प्रत्यय होगा। तो हसंती पद में जो प्रत्यय होगा सत्री प्रत्यय होगा, तो अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्री। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज से देना है। तो पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसमें जो पहला ऑप्शन रीजनरेट हो जाएगा। डिप्लीट का अर्थ होता है कम करना या फिर समाप्त करना। तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा रीजनरेट, अर्थात कि पुनः पैदा करना या फिर शुरू करना। तो इसमें ए वाला ऑप्शन रीजनरेट सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कनेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, हैड बेयरली यील्डेड एंड रिजल्ट एनी रिजल्ट, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें प्रोनाउंस को फिल करना है। वन शुड लव कंट्री, तो इसमें वन के साथ वंस का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ही के साथ हिज होता है, सी के साथ हर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, इट के साथ इट्स, ओवन के साथ वंज। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वंज। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश इन इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाई। तो इसमें 20 और 24 हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें बताना है, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे। तो इस वाले में जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम्स। तो इसमें जो इनफ है ये ए एडवर्ब है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द सब्जेक्ट
इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। तो इसमें पता करना है सब्जेक्ट, तो जो हर्मिट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, अर्थात ए हर्मिट बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट सेंटेंस। तो इसमें सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम, तो इसमें हिड HID ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात पास्ट में चेंज करना है तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा HID हिड। तो इसमें ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो हाउ वेल सी सिंग्स। तो इसमें जो ये ऐसा एक्सक्लेमेटरी का साइन दिख रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, अर्थात तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसमें डी वाला ऑप्शन एंड फायर वाज लोडेड अगेंस्ट हिम। तो इसमें जो है ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एंड फायर वाज लोडेड। अगला है द फर्स्ट मुस्लिम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, और यह 10 अक्टूबर 1844 से लेकर के 1906 तक ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। और तैयब जी जो पहले भारतीय थे जिन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालय के बैरिस्टर के रूप में अभ्यास किए, और भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो तीसरे अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के 3 प्रमुख बाल में से एक थे, और सन 1828 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिए, जिसके दौरान हुई लाठीचार्ज में वे बुरी तरह से घायल हो गए, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो इसमें लाला लाजपत राय ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, और ये विधेयक जो होता है हमेशा पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकता है, यानी कि ये विधेयक जो लोकसभा से ही पारित होते हैं, राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा विचार विमर्श के लिए यह केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक अपने पास रख सकता है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौदह दिन तक राज्यसभा रख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो प्रायद्वीपी भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कन्याकुमारी तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण तट पर बसा एक शहर है, और यह हिंद महासागर जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का जो संगम स्थल है, जहाँ विभिन्न रंगों से मनोरमा छटा बिखरते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है।
तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलहास की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। अगुलहास धारा जो है वो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की गर्म एवं स्थानीय जलधारा है, जो अफ्रीका के पूर्वी तटरेखा के 27 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण तक बहती है, जबकि जो लेब्राडोर एवं कनारी धारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा तथा फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ये अगुलहास की धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है भारत के? तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। जो नाथुला दर्रा है यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और 14,200 फीट की ऊंचाई पर भारत और चीन के बीच 1962 में जो युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया, इसे बाद में फिर इसे वापस 5 जुलाई 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया और यह सिक्किम में स्थित है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन स्थित सही है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो भारत में जो गरीबी का आकलन, हमको तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, प्रति व्यक्ति आय, लेकिन बुक में आंसर ए दिया हुआ है। तो आप लोग को जो सही लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारे हिसाब से बी लग रहा है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो जो काकोरी षड्यंत्र केस है यह 1925 में हुआ था। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 को घटी थी। और इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ के निकट जो काकोरी स्टेशन में एक रेलगाड़ी को रोक करके सरकारी खजानों को लूट लिया गया। और इस लूट कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई और अन्य व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दे करके अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। चंद्रशेखर जो आज़ाद थे वो फरार हो गए। तो जो काकोरी षड्यंत्र केस तो 1925 में हुआ था। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1925। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो भारत में अवस्थित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रथम एवं पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसे 1936 ईस्वी में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। अगले क्वेश्चन पे आइए डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें जो चौथा है, शिक्षण
केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, वाचनालयों, संगोष्ठियों या फिर अन्य वास्तविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। निगेटिव पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों का जो पोषण स्तर में सुधार करना, विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना और ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के जो बच्चों का पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने किया था और इवान पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का और बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का तथा कोहलर ने अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो प्रतिपादन थे वो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे। इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो जो पढ़ने और लिखने की अक्षमता को डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जिसका असर जो है पढ़ने और भाषा को समझने पर पड़ता है। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ने लिखने, स्पेलिंग लिखने या फिर बोलने में कठिनाई होती है, अर्थात बच्चा सा को वाज और ऐसे पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो इसमें जो E.M. रोजर्स का कहना है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। नवाचार पाठ्यक्रमों में गुणात्मक परिवर्तन, सुधार से लेकर के शिक्षण पद्धति एवं शाला प्रबंधन तथा जन समुदाय की शाला में सहभागिता के तरीके से संबंधित हो सकता है। तो इसमें बी वाला E.M. रोजर्स का ये कथन हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हंटर जो कमीशन 1882 में और लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 में तथा हर्टांग समिति 1927 से 29 में प्राथमिक शिक्षा की समस्या पर विचार करके उनकी समस्याओं के समाधान की रूपरेखा तैयार किए और हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत में एक बड़ी संख्या में छात्र प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना प्राथमिक शिक्षा से हट जाते हैं और इसीलिए उन्हीं बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा सके उसके योग्य हो। तो इसमें पहला ऑप्शन हर्टांग समिति ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार हर्टांग समिति ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य स्थित होती है। तो परम शून्य जो होती है वह आनुपातिक स्केल में के सभी गुणों के साथ साथ परम शून्य या फिर वास्तविक शून्य की संकल्पना निहित रहती है। परम शून्य वह स्थिति है जिस पर कोई गुण पूर्ण रूपेण अस्तित्व विहीन हो जाता है, जैसे लंबाई, भार, दूरी का मापन अनुमानित आनुपातिक मापन है, अर्थात इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाठ प्रस्तावना
कौशल का मुख्य संगठक क्या है? तो पाठ प्रस्तावना कौशल का जो मुख्य संगठक है वो निम्नवत है। पूर्व ज्ञान से संबंध, प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, अंतर्ज्ञान से तुल्यता, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन प्रभाव। अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत कब की गई थी? तो एनसीईआरटी द्वारा पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो 2005 में प्रस्तुत की गई थी और इसके जो मार्गदर्शी सिद्धांत हैं वो निम्न है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित हो जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा वोल्फेयर ग्राम द्वारा दिया गया। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुआ था? तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए किया गया था। भारतीय पुनर्वास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था और सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा यह एक सांविधिक निकाय के रूप में 22 जून सन 1993 को अस्तित्व में आई और इसके मुख्य उद्देश्य हैं देश भर में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण एवं नियमन करना, दिव्यांगों के पुनर्वास के संदर्भ में देश में और देश के बाहर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने वाले प्रशिक्षण संस्थानों विश्वविद्यालयों को मान्यता देना आदि। ये सभी भारतीय पुनर्वास परिषद का उद्देश्य है। इसमें सी वाला दिव्यांगजन की शिक्षा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो विकास दिशा के नियम को विकास क्रम का नियम भी कहा जाता है और इस नियम के अंतर्गत जो मस्तकाधोमुखी नियम तथा निकट से दूर का नियम दोनों सम्मिलित होता है। मस्तकाधोमुखी विकास क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले मस्तिष्क क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। इसी प्रकार निकट से दूर के विकास क्रम के अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसमें जो सांस्कृतिक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक कारक है। मार्गरेट मीड अमेरिका के सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक थी। सैद्धांतिक रूप से मीड का विमर्श अपनी सहयोगी विद्वान और मित्र रूथ बेनेडिक्ट की ही तरह मानववैज्ञानिक मानवशास्त्र की श्रेणी में आता है। मानवशास्त्र की इस प्रवृत्ति को कल्चर एंड
पर्सनालिटी के नाम से भी जाना जाता है। मीड की दिलचस्पी व्यक्ति पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभाव के अध्ययन पर थी। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि के जनक कौन है। तो ब्रेल लिपि के जो जनक हैं ये लुईस ब्रेल है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व ब्रेल लिपि, जो ब्रेल लिपि है वो विश्व भर में नेत्रहीनों के द्वारा पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। और इस लिपि का जो आविष्कार है वर्ष 1921 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया। ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन लुई ब्रेल सही हो जाएगा। अगला है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो इवान पावलोव ने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो कुत्ता पर प्रयोग किया। और पावलोव जो है वास्तव में रूस के एक शरीर वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का गहन अध्ययन किया। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो इवान पावलोव सही हो जाएगा। अगला है हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक जो है वो फ्रांसिस गाल्टन द्वारा लिखी गई। फ्रांसिस गाल्टन जीव सांख्यिकी के संस्थापक माने जाते हैं। फ्रांसिस गाल्टन का यह जानना है कि पिता जिससे जो पुत्र में और फिर पौत्र में इसी भांति पीढ़ी दर पीढ़ी किसी गुण विशेष का संचरण किसी प्रकार होता है। उन्होंने दो नियम का प्रतिपादन किया, पैतृक वंशानुक्रम का नियम और दूसरा वंश अवनति का नियम। तो इसमें जो हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक के वो लेखक है वो है फ्रांसीसी गाल्टन है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नवत हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हो जाएगा, रोग तथा चोट के द्वारा भी बच्चे का विकास प्रभावित होगा, शुद्ध हवा तथा प्रकाश के द्वारा भी, पारिवारिक परिस्थितियों के द्वारा भी, बुद्धि के द्वारा, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा उससे भी प्रभावित होगा, वंशानुक्रम के द्वारा भी, यौन विभेद के कारण भी, संस्कृति के कारण, अर्थात इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।